जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हम लोग बीजीडीजी 172 जेंडर संवेदीकरण समाज और संस्कृति की पहली क्लास जो है कवर कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ पर दूसरी क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके कॉमन क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। उन क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप लोग इसका गेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं जिसमें आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आप लोग एग्जाम से 1 घंटे पहले उसका रिवीजन कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर BGDG 172 सर्च कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये आपका जो है गेस्ट पेपर आ जाएगा, तो यहां से आप लोग इसको जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वापस हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा है पुरुषत्व की परिभाषा दीजिए, पुरुषत्व के विविध स्वरूपों की चर्चा कीजिए। यानी कि सबसे पहले देखेंगे पुरुषत्व क्या होता है और इसके जो विविध रूप हैं वो क्या होता है। तो पुरुषत्व का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। पुरुषत्व क्या है? एक ऐसा शब्द है जो समाज में पुरुष की भूमिका, उसके गुण, जिम्मेदारियां, सोच, आचरण को दर्शाता है। यानी कि पुरुषत्व क्या है? पुरुषत्व जो है ये बताता है कि पुरुष की भूमिका क्या रहेगी समाज में, उसके गुण क्या रहेंगे, उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। ये सब जो है पुरुषत्व ये डिनोट करता है। यह केवल जैविक लिंग से संबंधित नहीं है बल्कि इससे कहीं अधिक गहराई और व्यापकता रखता है। पुरुषत्व यानी कि मस्कुलिनिटी का तात्पर्य है उन गुणों, व्यवहारों और भूमिकाओं से जिन्हें समाज परंपरागत रूप से पुरुष से जोड़ता आया है। तो पुरुषत्व क्या है? पुरुषत्व वो सब चीज है जो पुरुष से जुड़ी हुई है, यानी कि जो पुरुष को निभानी होती है, जो जिम्मेदारियां उसको निभानी होती है, वो सब पुरुषत्व में आता है। सामान्य रूप से जब हम पुरुषत्व की बात करते हैं तो उसमें साहस, आत्मनिर्भरता, कठोरता, नेतृत्व क्षमता, भावनाओं पर नियंत्रण, परिवार की जिम्मेदारी, सुरक्षा देने वाला भाव आदि गुण शामिल किए जाते हैं। तो पुरुषत्व में क्या आता है? साहस आता है, आत्मनिर्भरता निर्भरता आता है, कठोरता आता है, नेतृत्व आता है, क्षमता, भावनाओं पर नियंत्रण, ये सारी चीजें पुरुषत्व में आती हैं। ठीक है, परंतु आधुनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पुरुषत्व एक स्थिर या निश्चित धारणा नहीं है, बल्कि यह समय, स्थान और संस्कृति और व्यक्ति विशेष के अनुसार बदलता रहता है। यानी कि जो पुरुषत्व है वो समय, स्थान, संस्कृति और व्यक्ति विशेष के अनुसार बदलता रहता है। अब बात करते हैं पुरुषत्व के विविध रूप कौन कौन से हैं। तो पुरुष के जो है पुरुषत्व के विविध रूप हो सकते हैं जिनमें निम्नलिखित हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले है परंपरागत पुरुषत्व यानी ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी। तो यह वह रूप है जो सदियों से समाज में स्थापित रहा। इसमें पुरुष को एक सशक्त, आत्मनिर्भर, परिवार का पालन करता, भावनाओं को ना जताने वाला और निर्णय लेने वाला माना गया है। इस दृष्टिकोण से पुरुष को सदैव मजबूत और निर्भीक दिखने की अपेक्षा की जाती है। यह स्वरूप किसी भी कमजोरी को अपुरुषार्थ समझता है। हालांकि यह धारणा कई बार पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक विकास के लिए बाधक बन जाती है। यानी कि जो समाज में चलता आ रहा है, लोग समझते हैं पुरुष क्या है, पुरुष कभी रोता नहीं है, वो एक आत्मनिर्भर है, यानी कि उसको आत्मनिर्भर होना ही चाहिए और उसकी जिम्मेदारी है कि वो परिवार का पालन पोषण करे और जो है वो भावनाओं को ना जताए और जो है निर्णय लेने वाला माना गया है और उसे सदैव मजबूत और निर्भीक दिखने की अपेक्षा की जाती है। अगर वो नहीं है तो उसे लोग समझते हैं कि वो अपुरुषार्थ की जो है भावना आती है। इसके बाद है आधुनिक पुरुषत्व यानी कि मॉडर्न मैस्कुलिनिटी। तो आधुनिक समय में पुरुषत्व की परिभाषा काफी बदल चुकी है। अब समाज में यह स्वीकार किया जा रहा है कि पुरुष भी भावुक हो सकते हैं, रो सकते हैं, मदद मांग सकते हैं और घर के कार्यों में भागीदार बन सकते हैं। यह स्वरूप अधिक मानवीय और समावेशी है जो पुरुषों को उनकी असली पहचान के साथ जीने की अनुमति देता है। यह समानता की भावना को बढ़ावा देता है और लैंगिक भूमिकाओं को तोड़ता है। इसके बाद है सांस्कृतिक पुरुषत्व यानी कल्चरल मैस्कुलिनिटी। तो हर संस्कृति में पुरुषत्व की धारणा अलग होती है। भारत में जहां पुरुष को परिवार का प्रमुख, परंपराओं का वाहक और समाज की मर्यादा का रक्षक माना जाता है, वहीं पश्चिमी देशों में उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कैरियर प्रेरित और आत्म केंद्रित माना जाता है। यह सांस्कृतिक भिन्नता पुरुषों के सोचने, व्यवहार करने और जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करती है।
देखिए संस्कृति, हर देश की संस्कृति अलग है, तो वहां पर अलग अलग जो है, कहीं पर पुरुषों को परिवार का प्रमुख माना जाता है, परंपराओं का वाहक माना जाता है, समाज की मर्यादा माना जाता है, जबकि पश्चिमी देशों में क्या होता है, उसे स्वतंत्रता दी जाती है और कैरियर के लिए मोटिवेट किया जाता है और आत्म केंद्रित यानी कि अपने को समझने के लिए उसे जो है खुली छूट दी जाती है। यहाँ पर इसके बाद चौथा है विकासशील पुरुषत्व। तो आज की पीढ़ी में पुरुष लगातार बदल रहा है। अब लड़के और पुरुष अपनी पहचान के नए आयाम खोज रहे हैं। वे अपने पेशे, रिश्तों और सामाजिक जिम्मेदारियों को नई दृष्टि से देख रहे हैं। पुरुष अब पितृत्व को एक साझेदारी के रूप में देख रहे हैं। महिलाएं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और यह बदलाव पुरुषत्व की नई परिभाषा गढ़ रहा है। इसके बाद है विषाक्त पुरुषत्व यानी कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। यह पुरुषत्व का एक नकारात्मक रूप है। इसमें पुरुषों से अत्यधिक कठोरता, प्रभुत्व और आक्रामकता की उम्मीद की जाती है। इससे यह माना जाता है कि पुरुष को हर हाल में नियंत्रण में रहना चाहिए और वह किसी भी सूरत में कोमलता या सहानुभूति नहीं दिखा सकता है। इस तरह की सोच पुरुषों के साथ साथ समाज के लिए भी हानिकारक होती है। यह न केवल मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि लैंगिक असमानता को भी जन्म देती है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग निष्कर्ष में लिख सकते हैं, पुरुषत्व कोई स्त्री या जन्मजात गुण नहीं है बल्कि यह एक सामाजिक है जो समय के साथ बदलता रहता है। आज आवश्यकता है कि हम पुरुषत्व की सीमित परिभाषाओं को तोड़ें और उसे एक समावेशी, भावनात्मक, समझदार और समानतापूर्ण दृष्टिकोण से देखें। यानी कि जो पुरुषत्व की परिभाषा है वो समाज के अनुसार बदलती रहती है, समय के अनुसार बदलती रहती है। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, भाषा के इस्तेमाल में स्त्री एवं पुरुष संबंधी अंतर कैसे झलकता है, उचित उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। यानी कि अगर भाषा से ही हम लोग समझ जाते हैं कौन स्त्री है कौन पुरुष है, तो उसमें क्या अंतर झलकता है उसको देखेंगे यहाँ पर। जैसे भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि यह समाज में व्याप्त सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण का भी दर्पण होती है। स्त्री और पुरुष के बीच समाज में जो भेदभाव या भिन्नता देखी जाती है वह भाषा के प्रयोग में भी साफ झलकती है। हमारे समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने भाषा को भी पुरुष केंद्रित बना दिया है, जिससे स्त्री की स्थिति और भूमिकाएं भाषा भी सीमित, कमतर और उपेक्षित रूप से प्रकट होती है। यानी कि जो कोई भाषा यूज करता है तो भाषा के आधार पर भी हम लोग देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो स्त्री है या फिर पुरुष है। जैसे व्याकरणिक भेद और लिंग आधारित शब्दों का प्रयोग। हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का विशेष महत्व है, लेकिन आमतौर पर पुल्लिंग को सामान्य प्रचलित रूप मान लिया गया। उदाहरण के जैसे अगर कक्षा में 9 लड़कियां और 1 लड़का है तब भी कहा जाएगा वे सब छात्र, ना कि ये कहा जाएगा वे सब छात्राएं हैं। यानी कि लड़कियों की मात्रा भी ज्यादा है तब भी वहां पर क्या कहा जाएगा, वे सब छात्र, ना कि ये कहा जाएगा वे सब छात्राएं हैं। तो यहाँ जो भाषा है पुरुष की प्राथमिकता दी है और स्त्री की उपस्थिति को गौण कर देती है। यह दर्शाता है कि पुरुष को भाषा में मानक माना जाता है। इसके बाद है विशेषणों और संबोधनों में भेद। तो स्त्रियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले विशेषणों में अक्सर उनकी सुंदरता, कोमलता, वफादारी या भावुकता को केंद्र में रखा जाता है, जबकि पुरुषों के लिए शक्ति, बहादुरी, समझदारी जैसे गुणों का महत्व दिया जाता है। जैसे वह बहुत सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर देखिए लड़की के साथ हमेशा सुंदरता या फिर कोमलता या बहुत अच्छा मधुर बोलती है, तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। जबकि लड़के में क्या होगा, समझदार होगा, बहादुर, वह लड़का बहुत बहादुर है, उस लड़के में बहुत शक्ति है, या फिर वह लड़का जो है बहुत समझदार है, जैसे वह बहुत समझदार लड़का है। तो यहाँ पर जो है इसमें लड़कियों में हमेशा हो सकता है कोमलता, वफादारी, भावुकता जैसे शब्द जो है लड़कियों से संबंधित होते हैं, जबकि शक्ति, बहादुरी, समझदारी ये सब जो है लड़कों से संबंधित शब्द माने जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ लड़की के लिए सुंदरता का को प्रमुख माना गया है, जबकि लड़के के लिए बुद्धि को। इससे यह धारणा बनती है कि स्त्री का मूल्यांकन उनके रूप से और पुरुषों का मूल्यांकन उनकी सोच व निर्णय से होता है। इसके बाद है लोकोक्ति और कहावतें। तो बहुत सी कहावतें और लोकोक्तियां स्त्रियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाती हैं। ये कहावतें समाज की सोच को दर्शाती हैं और महिलाओं के प्रति भेदभाव को भाषा के माध्यम से बनाए रखती हैं। उदाहरण के लिए, औरत की जात पर कभी भरोसा नहीं करना। तो ये क्या होती, ये जो है समाज में नकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाती है। जैसे 9 दिन चले 2.5 कोस औरतों की चाल। यानी कि अगर 9 दिन चले 2.5 कोस, ये किसको दर्शा रहा है, औरतों की चाल को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर जो है स्त्रियों के प्रति यहाँ पर जो है नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। इसके बाद है गाली गलौज और अपशब्दों में लैंगिक पक्षपात। गालियों में भी स्त्री को ही अपमानित करने का मुख्य आधार बनाया जाता है। अधिकांश गालियां स्त्रियों
कि शरीर संबंध या यौनता को केंद्र बनाकर दी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर अधिकतर गालियां जो है माँ बहन से जुड़ी होती, जबकि पुरुषों के लिए सीधी गालियां कम मिलती हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये आप भी जानते होंगे। इसके बाद है मीडिया और विज्ञापनों की भाषा। तो यहाँ पर विज्ञापनों, फिल्मों और टेलीविजन सीरियल्स की भाषा में भी स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग छवियां बनाई गई हैं। स्त्री को घरेलू, सुंदर, सेवा भाव रखने वाली और पुरुष को बाहरी दुनिया में सफल निर्णय लेने वाला दिखाया जाता है। जैसे डिटर्जेंट का विज्ञापन अधिकतर महिला के हाथ में दिया दिखाया जाता है, जिससे सफाई सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है। यानी कि कभी भी डिटर्जेंट का अगर विज्ञापन होगा तो वो हमेशा किसके दिखा है, अधिकतर महिला के हाथ में दिखाया जाता है। इससे वो क्या दिखाना चाहते हैं कि जैसे सफाई सिर्फ उसी की जिम्मेदारी, जैसे बैंक, बीमा, गाड़ी के विज्ञापन में पुरुष को निर्णय करता है कमाने वाला दिखाया जाता है। यानी कि अगर बैंक का या बीमा का कोई विज्ञापन चलेगा तो वहां पर पुरुष को निर्णयकर्ता के रूप में दिखाया जाता है। इसके बाद है साहित्य और पाठ्यक्रमों की भाषा। तो पुराने साहित्य में नायिकाओं की त्यागमयी, सहनशीलता, पतिव्रता आदि रूपों में ग्लोरीफाई किया जाता है, जबकि नायक को वीर, शक्तिशाली और स्वतंत्र बताया जाता है। कई बार पाठ्यक्रमों में भी लड़कों को डॉक्टर, वैज्ञानिक, पायलट जैसे पेशों में दिया जाता है और लड़कियों को नर्स, शिक्षिका या गृहिणी के रूप में। इससे भी भाषा के माध्यम से लैंगिक भूमिकाओं की स्थायित्वता बनी रहती है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, लड़कियों को नर्स, शिक्षिका या गृहिणी के रूप में दिखाया जाता है, और जबकि जो पुरुषों यानी कि लड़कों को डॉक्टर, वैज्ञानिक, पायलट जैसे पेशों में दिखाया जाता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी जो है, लड़के भी नर्स बन सकते हैं, शिक्षिका बन सकते हैं और गृहिणी भी लड़के बन सकते हैं। इसके बाद निष्कर्ष में आप लोग लिख सकते हैं, भाषा के प्रयोग में स्त्री और पुरुष के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। यह अंतर केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की मानसिकता, रूढ़िवादिता और पितृसत्ता का भी प्रतिबिंब है। हमें चाहिए कि हम भाषा की इस भेदभाव को पहचानें और धीरे धीरे उसे बदलने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए मानव की जगह मानवता, अध्यक्ष की जगह अध्यक्षा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और कहानियों में लड़कियों को भी नायक की तरह प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, जब भाषा में समानता आएगी तभी समाज में भी वास्तविक समानता संभव होगी। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन में क्या देखने को हम क्या देखा था, यानी कि भाषा के आधार पर कैसे जो है स्त्री और पुरुष में जो है भेदभाव किया जाता है। इसके बाद चलते हैं, हमारा तीसरा प्रश्न है, LGBTIQ सदस्यों के प्रति हिंसा एवं भेदभाव की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर LGBTIQ क्या है, समुदाय का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वेयर, क्वेश्चनिंग और अन्य यौन विविधता वाले लोग। यह समुदाय दुनिया भर में लंबे समय से सामाजिक भेदभाव, हिंसा और असमानता का शिकार होता रहा है। यानी कि जो LGBTQ के सदस्य होते हैं उनके प्रति हिंसा और भेदभाव कैसे किया जाता है, क्या भेदभाव होता है, वो आज के इस आंसर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला है समाज में भेदभाव की स्थिति। तो समाज में भेदभाव की स्थिति क्या है, LGBTQI लोगों को बचपन से ही अलग थलग महसूस कराया जाता है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और समाज में उन्हें मजाक उड़ाने, तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि कोई लड़का स्त्रियों जैसे व्यवहार करता है तो उसे नामर्द, हिजड़ा जैसे अपमानजनक शब्दों से बुलाया जाता है। इस तरह के शब्द उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालते हैं और वे डिप्रेशन, अकेलापन और आत्महत्या जैसी स्थितियों में पहुंच जाते हैं। अब मान लीजिए कोई लड़का है, वो लड़का ही है लेकिन स्त्रियों जैसा कुछ व्यवहार करता है, तो बच्चे मजाक बनाने लगते हैं, उनके दोस्त ही मजाक बनाने लगते हैं, नामर्द कहीं का, हिजड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वे डिप्रेशन में चले जाते हैं या आत्महत्या जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद है परिवार और सामाजिक अस्वीकारता, यानी कि इन लोगों को समाज भी अस्वीकार नहीं करता और परिवार भी नहीं करता है। कई बार LGBTIQ सदस्य जब अपनी पहचान अपने परिवार के सामने रखते हैं तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता है या जबरदस्ती सही बनाने की कोशिश की जाती है। पारिवारिक अस्वीकारता उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जब घर वालों ने ही उनका साथ नहीं दिया तो बाहर वाले क्या ही साथ देंगे। यह स्थिति उन्हें आत्मनिर्भर बनने से रोकती है और कई बार वे सड़कों पर जीवन बिताने को मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद एक कानूनी भेदभाव और अधिकारों की कमी। तो हालांकि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की धारा 370 को रद्द कर समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, लेकिन अभी भी LGBTQI समुदाय के पास शादी, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार जैसे कई मूलभूत अधिकार नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको जो है हरी झंडी दे दी है, लेकिन अभी भी उनको कुछ अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे समुदाय के पास शादी नहीं कर सकते वो, घर के पास किसी के गोद लेने जैसा, और संपत्ति के अधिकार जैसे जो है कई मूलभूत अधिकार अभी उनके पास नहीं है।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तो हरी झंडी दे दी, लेकिन समाज ने अभी तक उनको स्वीकार नहीं किया है। इसके अलावा पुलिस और न्याय व्यवस्था में भी कई बार उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता है। जब वे हिंसा या उत्पीड़न की शिकायत करते हैं तो उल्टा उन्हें ही दोषी ठहराया जाता है या डराकर चुप कर दिया जाता है। इसके बाद है शारीरिक और मानसिक हिंसा। तो LGBTQI लोगों को अक्सर यौन हिंसा, शारीरिक मारपीट और करेक्शनल रेप, जहां जबरदस्ती उनके जेंडर को सही करने की कोशिश की जाती है, जैसे आम मानवीय हिंसा का शिकार होना पड़ता है। ट्रांसजेंडर महिलाएं खास तौर पर सड़कों, ट्रेनों और सार्वजनिक स्थानों पर लगातार उत्पीड़न का सामना करती हैं। उन्हें सुरक्षित रूप से कहीं आने जाने में भी डर लगता है। इसके बाद है शिक्षा और रोजगार में भेदभाव। तो यहाँ पर क्या होता है, रोजगार में भी उनको भेदभाव देखने को मिलता है। कॉलेज में उनको एडमिशन नहीं मिलता है, मिलता भी तो उन्हें बहुत तंग किया जाता है और उन्हें अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाती। और नौकरी अगर रोजगार में जाते हैं तब भी उनको ऑफिस में कोई भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं रखता है। इसके बाद है हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवाओं में असमानता। LGBTI के लोगों को अस्पतालों में उपेक्षा का सामना करना पर डॉक्टर उनके लक्षणों को गंभीरता से नहीं लेते या उन पर मजाक उड़ाते हैं। खासकर ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कई परेशानियां होती हैं, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य ढांचे में उनके लिए कोई विशेष सुविधाएं नहीं है। तो इसके समाधान क्या हो सकते हैं? समाधान सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा, कानून अधिकारों की सुरक्षा करनी होगी, यानी कानून को और अधिकार देने होंगे, समाज में जागरूकता बढ़ानी होगी। जागरूकता तभी बढ़ेगी जब लोग शिक्षित होंगे। और इसके बाद पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों को संवेदनशील बनाना होगा, यानी कि उनको भी इनको जो है एक मानव की तरह ट्रीट करना चाहिए, इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। इसके बाद है समर्थन समूह और हेल्पलाइन की स्थापना। मानसिक स्वास्थ्य और कानूनी मदद के लिए विशेष संस्थाएं बनाई जाएं। यहाँ पर निष्कर्ष लिख सकते हैं, LGBTIQ समुदाय भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि हम लोग इसे समाज से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पृथ्वी पर रहते हैं तो वो हमारे समाज में ही रहेंगे। उनका सम्मान और अधिकार जो है सुनिश्चित करना केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका सम्मान करें जैसे वो हमारा सम्मान करते हैं। हम एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हर व्यक्ति को उसकी पहचान के आधार पर नहीं बल्कि इंसानियत के आधार पर सम्मान मिले। जब तक समाज में सोच नहीं बदलेगी तब तक यह समुदाय असुरक्षित और हाशिए पर ही रहेगा। इसलिए हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति को सुरक्षित और सम्मानजनक और समान जीवन का अधिकार मिले। यानी कि जब तक देखिए हमको क्या करना चाहिए, इंसान को इंसान की यानी इंसानियत की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स सेक्सुअल की तरह जो है ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल हमने यहाँ पर BGTG के जो है 3 क्वेश्चंस को कवर कर ली। हमारी दूसरी क्लास है, इसके बाद आप लोगों की और क्लासेस आएंगी। तब तक आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो वो भी कर लीजिएगा।